डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और अगर आपने मेरी पिछली बायोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे वंशागति का परिचय, विविधता किसे कहते हैं, मेंडल के वंशागति नियम। मेंडल के वंशागति नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। मेंडल ने 3 नियम दिए थे जिसे हम अच्छे से वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे एक संकर क्रॉस क्या होता है और द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं। आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत। हम वीडियो में आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत भी जानेंगे। ये सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं वंशागति का परिचय। इस चैप्टर को हम जानेंगे। ये चैप्टर कहना क्या जा रहा है, मतलब कि वंशागति और विविधता होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे मेंडल के वंशागति नियम। इंट्रोडक्शन में है वंशागति। वंशागति उसे कहते हैं जिसमें आनुवंशिकी लक्षण जो जनक माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी वंश संतति मतलब कि संतान में जाते हैं, वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति उसे कहते हैं जो हमारे जनक होते हैं उनके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है उनकी संतानों में, उसे वंशागति कहते हैं। वंशागति मतलब वंश, एक वंश से दूसरे वंश में गति करना। जो लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में सेम लक्षण गति करते हैं वो वंशागति कहलाते हैं। जनक कौन होता है? माता पिता। और उनकी जो लक्षण होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, तो वो क्या हो जाता है? वंशागति। और विविधता क्या होता है जान लेते हैं। जहाँ पर जनक और संतति के लक्षणों में असमानता आ जाती है उसे विविधता कहते हैं। जैसे माता पिता के लक्षणों में संतान के लक्षणों का अलग होना। विविधता किसे कहेंगे? जब जनक जो माता पिता होते हैं उनके लक्षण उनके बच्चों में, उनके संतान में सेम टू सेम ट्रांसफ़र नहीं होती है, असमानता होती है, असमान होता है लक्षण, तो उसे हम विविधता कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विविधता मतलब अलग होना, असमान होना। और वंशागति किसे कहते हैं? जब लक्षण माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो सेम लक्षण संतान में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे वंशागति कहते हैं। और विविधता उसे कहते हैं जब जनक के लक्षण बच्चों में जाते हैं पर असमान, मतलब कि लक्षण असमान हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 1884 को। इनका जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। ये एक जीव वैज्ञानिक, ऋतु वैज्ञानिक, गणितज्ञ और मोराविया के मैंग्रोवेट ब्रून जर्मन ऑस्ट्रेलियाई के सेंट थॉमस एब्बे में मठाधीश थे। मेंडल जी क्या थे? एक जीव वैज्ञानिक थे और ऋतु वैज्ञानिक, गणितज्ञ और सेंट थॉमस एब्बे में क्या थे? मठाधीश भी थे। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग लगभग 7 वर्षों तक किया था। मेंडल जी जो मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे, वो कितने वर्षों तक चला था? पूरा 7 वर्षों तक। वो सन है 1856 से 1863 तक, तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। और इसी के आधार पर वो क्या किए थे? वंशागति नियम को प्रस्तावित। मेंडल जी का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था और ये क्या थे? एक ऋतु वैज्ञानिक, गणितज्ञ और जीव वैज्ञानिक भी थे। और ये सेंट थॉमस एब्बे में क्या थे? मठाधीश। और इनका जो एक्सपेरिमेंट चला था मटर के पौधे पर वो लगभग 7 वर्षों तक चला था। और किस सन से किस सन तक चला था? तो 1856 से 1863 ईस्वी तक इनका एक्सपेरिमेंट चला था। पूरे 7 साल ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे।
अब हम जानेंगे मेंडल के वंशागति नियम, मेंडल्स लॉ। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी निम्नलिखित 3 नियम दिए। मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला क्या है? प्रभाविता का नियम। आगे हम जानेंगे डिटेल में प्रभाविता का नियम क्या होता है। दूसरा इनका नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा क्या नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, किस बेस पे मेंडल ने प्रभाविता का नियम बनाया। प्रभाविता का नियम: जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। इसमें से जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कह रहा है कि परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया गया। मेंडल जी क्या किए थे? परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के विरोधी लक्षणों वाले जनकों से संकरण कराया गया था, क्रॉस कराया गया था। तो जो F1 पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण परिलक्षित होता है और जो दूसरा लक्षण होता है, एक लक्षण दिखाई देता है पर जो दूसरा वाला लक्षण होता है वो दिखाई नहीं देता है, और जो इसमें लक्षण दिखाई देता है उसे ही प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है, छिप जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने शुद्ध जनक लिए थे विरोधी लक्षण वाले और उनके बीच क्रॉस करवाए थे। तो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। तो जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वो प्रभावी थे और जो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे वो अप्रभावी लक्षण थे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं प्रभाविता के नियम को। यदि मटर के नर युग्मक का रंग लाल और मादा युग्मक का रंग सफ़ेद हो तो दोनों युग्मकों के मिलने से बनने वाला युग्मनज में लाल और सफ़ेद दोनों रंग के युग्मक आ जाएंगे। लेकिन यदि दोनों युग्मक का रंग लाल हो तो बनने वाला पुष्प लाल होगा, यदि दोनों युग्मक का रंग सफ़ेद हो तो बनने वाला पुष्प सफ़ेद होगा। लेकिन यदि एक युग्मक का रंग लाल और दूसरे का सफ़ेद हो तो बनने वाला पुष्प या तो लाल होगा या तो सफ़ेद। मेंडल ने बताया कि दो विपरीत युग्मक में से केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरा उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। क्या करें? मटर का नर युग्मक लाल और मादा युग्मक सफ़ेद हो तो दोनों युग्मकों को मिलाने से जो युग्मनज बनता है वो लाल और सफ़ेद दोनों रंग का आएगा। जब नर युग्मक हम लाल लेंगे और मादा युग्मक सफ़ेद लेंगे तो जो बनेगा, जो युग्मनज बनेगा वो लाल और सफ़ेद दोनों रंग का युग्मक बनेगा। लेकिन यदि दोनों युग्मक का रंग लाल होगा तो वो जो पुष्प होगा, फूल होगा, वो लाल ही होगा। और यदि दोनों युग्मक का रंग सफ़ेद होगा तो जो पुष्प बनेगा वो सफ़ेद ही होगा। और एक युग्मक अगर हम रेड ले रहे हैं, लाल ले रहे हैं और दूसरा युग्मक हम सफ़ेद ले रहे हैं तो जो पुष्प बनेगा या तो लाल होगा या तो सफ़ेद होगा। और मेंडल ने बताया कि दो विपरीत युग्मक में से केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इन दोनों युग्मकों में से केवल एक युग्मक का लक्षण दिखाई देगा पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, और दूसरा उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा उपस्थित होगा पर दिखाई नहीं देगा। जो पहला लक्षण होता है वो F1 पीढ़ी में दिखाई देगा और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देगा। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षणों के वैकल्पिक स्रोतों का अगली पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है। यह नियम दो विरोधी लक्षणों वाले जनकों के संकरण से उत्पन्न संकरों से प्राप्त लक्षणों को प्रदर्शित करता है। पृथक्करण के नियम में क्या होता है? अगली पीढ़ी में एक निश्चित एक अनुपात पृथक होता है, वो अनुपात होता है 3 और 1 का, और यह नियम दो विरोधी लक्षणों वाले जनकों के संकरण से उत्पन्न संकरों से प्राप्त लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यह नियम क्या करता है? दो विरोधी लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण होता है और जो संकर प्राप्त होता है, जो लक्षण प्राप्त होता है वो प्रदर्शित होता है इसमें। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसे डिटेल में। उदाहरण: अपने इस प्रयोग के लिए मेंडल ने लंबे और बौने पौधों को चुना। जो दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, उसके लिए मेंडल क्या किए थे?
दो पौधे लिए थे, एक लंबा और एक बौना, जिसमें लंबे पौधों के दोनों जीन लंबे गुण के और बौने पौधों के दोनों जीन बौने गुण के थे। लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और बौने पौधे को हमेशा हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। क्या कह रहा है, जिसमें लंबे पौधों के दोनों जीन, जो लंबे पौधों के दोनों जीन थे उनका गुण था लंबा, और जो बौने पौधे के दोनों जीन थे उनका गुण था बौना। इन पौधों के बीच संकरण कराए जाने पर प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, अर्थात लंबाई का गुण प्रभावी और बौनेपन का गुण प्रभावी था। प्रथम पीढ़ी के बीच परागण कराए जाने पर द्वितीय संतानी पीढ़ी में सभी लंबे पौधे नहीं थे, द्वितीय पीढ़ी में 75% पौधे ही लंबे थे। इस प्रकार प्रभावी और अप्रभावी गुणों का अनुपात द्वितीय पीढ़ी में 3:1 था। जब लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण कराए थे मेंडल जी, तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था कि सभी पौधे लंबे मिले थे उन्हें। जो F1 पीढ़ी थी उसमें पौधे क्या मिले थे, सभी लंबे मिले थे, पर F1 प्रथम पीढ़ी के बीच परागण कराए जाने पर जो द्वितीय संतानी पीढ़ी बनी थी उसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे। द्वितीय पीढ़ी में केवल 75% पौधे ही लंबे थे। इस प्रकार इसका जो रेशियो मिला था हमें 3 और 1 का, मतलब 3 पौधे जो थे, 4 में से जो 3 पौधे थे वो लंबे थे और 1 पौधा बौना था। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्रोतों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। ऐसे संकरण जिसमें जीवों के जो दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकरण कहलाते हैं। इसलिए स्वतंत्र के नियम को द्विसंकरण का नियम भी कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण क्या होते हैं, वैकल्पिक स्रोतों से पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। और ऐसे संकरण जिसमें जीवों के दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकर। द्विसंकरण किसे कहते हैं अगर कभी पूछे तो जिसमें जीवों के दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे द्विसंकरण कहते हैं। इस नियम को द्विसंकरण का नियम भी कहते हैं। कभी पूछे द्विसंकरण का नियम लिखे तो ये उसका आंसर यही होगा, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम लिख दीजिएगा, वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनक भाग ले रहे हैं संकरण में, और द्विसंकरण में भी दो विपरीत लक्षण वाले जनक ही भाग लेते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने दो पौधों को चुना, गोल व पीला बीज और हरा व झुर्रीदार बीज। इसमें पीला व गोल प्रभावी लक्षण जबकि हरा व झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण थे। इस प्रकार पौधों में परागण से गोल व पीले थे, लेकिन जब इनके बीच संकरण कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी में गोल व पीले, पीले व झुर्रीदार, हरे व पीले, हरे व झुर्रीदार बीजों का अनुपात 3:9:1 प्राप्त होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में मेंडल क्या किए थे, दो पौधों को लिए थे। बीज का जो शेप था वो गोल था और झुर्रीदार था, और बीज का जो कलर था पीला और हरा था। इसमें जो पीला व गोल था, जैसे कि बीज का शेप गोल और जो कलर था पीला था, तो वो प्रभावी लक्षण था, जबकि हरा व झुर्रीदार था जो लक्षण वो अप्रभावी था। इस प्रकार पौधों में परागण से गोल व पीले थे, लेकिन जब इनके बीच संकरण कराया गया तो क्या मिला, F2 पीढ़ी में गोल व पीले, मतलब बीज का शेप जो था वो गोल था और पीला कलर था, पीले व झुर्रीदार, हरे व पीले, हरे व झुर्रीदार बीज मिले थे, और इनका अनुपात क्या था, 9:3:3:1। मेंडल के वंशागति नियम। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यास विशेषक, इसको हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो 7 लक्षणों पर किए थे। ये 7 लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम चार्ट में दिखाए हैं, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा या तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला जो लक्षण था वो तने की ऊंचाई थी, और दूसरा लक्षण था फूल का रंग, तीसरा था फूल की उपस्थिति, चौथा था फली का आकार, और पांचवा था फली का रंग, छठवां था बीज का आकार, सातवां था बीज का रंग। और इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण था। तने की जो ऊंचाई थी वो लंबा था और बौना था, मतलब पौधा लंबा और बौना था। जो लंबापन था उसका वो प्रभावी लक्षण था, और जो बौनापन था उसका वो अप्रभावी लक्षण था। और फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, जिसमें से बैंगनी प्रभावी था और सफ़ेद कलर क्या था, अप्रभावी। फूल की स्थिति कैसी थी,
जो प्रभावी फूल की स्थिति थी वो अच्छी और अप्रभावी फूल की स्थिति अग्रस्त थी। फली का आकार, जो फूला हुआ फली का आकार था वो प्रभावी था और सिकुड़ा हुआ अप्रभावी। फली का रंग हरा और पीला, हरा कलर प्रभावी था और पीला कलर अप्रभावी। बीज का शेप जो था वो गोल और झुर्रीदार था, जिसमें से गोल प्रभावी लक्षण था और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण। बीज का रंग पीला हरा, पीला कलर जो था प्रभावी और हरा कलर था जो वो अप्रभावी। अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो ये चार्ट को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर की नज़र में। मेंडल के वंशागति नियम को हम फिगर में समझ सकते हैं, जैसे कि लिखा है सीड शेप। सीड शेप में क्या है, राउंड और रिंकल। राउंड शेप जो है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है, और रिंकल क्या है, अप्रभावी लक्षण है। वैसे ही कलर दिया है येलो और ग्रीन। येलो कलर क्या है, प्रभावी है, और ग्रीन कलर क्या है, अप्रभावी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब जान लेते हैं संकरण क्या होता है। संकरण का दो पार्ट है। पहला पार्ट है एक संकर क्रॉस। आइए जान लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे की दो ऐसी उपजातियां चुनी जिनके विपरीत लक्षणों के जोड़े में एक लंबा तथा दूसरा बौना था, और इन्होंने आपस में क्रॉस किया, मतलब संकरण करवाया। उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए थे वे सभी लंबे थे। इन सभी पहली पीढ़ी वाले पौधों को F1 पौधे कहते हैं। पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों का उन्होंने फिर आपस में क्रॉस कराया, जिसे सेल्फिंग कहा जाता है। एक संकर क्रॉस में क्या हुआ था, दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया गया था। दो पौधों के बीच एक लक्षण के आधार पर संकरण कराया गया था, इसलिए इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस में मेंडल जी ने मटर के दो पौधों की ऐसी उपजातियां लिए थे जिसके लक्षण क्या थे, विपरीत थे। एक पौधा लिए थे जो लंबा था और दूसरा पौधा लिए थे जो बौना था। और इन लंबे और बौने पौधों का क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो उन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी है, पहली पीढ़ी है, उसके बीजों द्वारा उत्पन्न हुए पौधे कैसे थे, सभी लंबे थे। फिर उन्होंने क्या, जो पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे थे उसी का क्रॉस करवाया, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग। आप फिगर में देख सकते हैं, लंबे पौधे को कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट किया गया है, और ये दोनों जनक हैं और इनका क्रॉस करवाया गया है। तो क्या मिला है, ऐसे पौधे जो लंबे थे। इस पे कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण है, इसलिए ये पौधे क्या है, लंबे। और ये है F1 पीढ़ी। जब दोबारा से उसी लक्षणों के साथ क्रॉस कराया गया तो कौन सा रेशियो मिला, 3:1 का रेशियो मिला। क्यों, क्योंकि 3 लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला F2 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जीन प्रारूप का रेशियो जो था वो 4:0 का था, क्योंकि सभी पौधे लंबे थे और बौना पौधा एक भी नहीं था, इसलिए 0 है। और लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, 4:0। वैसे ही F2 पीढ़ी में जो जीन प्रारूप था वो था 1:1 का, और लक्षण प्रारूप जो था वो 3:1 का था। 3:1 कैसे, लंबे पौधे जो थे वो 3 थे और बौने पौधे जो मिले थे वो 1 था। एक संकर क्रॉस में और आगे है, उन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी F2 में पाए जाने वाले लंबे तथा बौने पौधों का समलक्षणीय अनुपात 3:1 था। इस प्रकार के अनुपात को एक संकर अनुपात भी कहते हैं। 3 लंबे पौधों में एक शुद्ध लंबा और 2 मिश्रित या संकर लंबे थे। एक बौना पौधा जो F2 पीढ़ी में बना था वह शुद्ध बौना था। यदि हम F2 पीढ़ी के पौधों से तीसरी पीढ़ी या F3 प्राप्त करें तो प्योर बौने पौधे से हमेशा बौने पौधे ही प्राप्त होंगे, और प्योर लंबे पौधे से सदैव लंबे पौधे बनते हैं। परंतु यदि मिश्रित लंबे पौधों का क्रॉस कराया जाए तो F2 पीढ़ी की भांति लंबे तथा बौने पौधों का समलक्षणीय अनुपात 3:1 होगा। जैसा कि हम पहले ही ये पूरा समझा दिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। संकरण का दूसरा पार्ट है द्विसंकर क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब दो पौधों के बीच दो विपरीत जोड़े के लक्षणों की वंशागति होती है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं।
द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, जब दो पौधों के बीच दो विपरीत जोड़े होंगे और लक्षण भी। जब दो पौधों के बीच दो विपरीत जोड़े के लक्षणों की वंशागति होती है तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल द्विसंकर क्रॉस के लिए बीज के आकार गोल या झुर्रीदार एवं रंग पीला या हरा का चयन किया। उन्होंने गोल और पीले बीज वाले समयुग्मजी पौधे को झुर्रीदार और हरे बीज वाले समयुग्मजी मटर के पौधे से क्रॉस कराया। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में क्या किया, जो बीज का आकार था गोल और झुर्रीदार और जो बीज का कलर पीला और हरा था उसका क्रॉस करवाए, उसका संकरण करवाए। द्विसंकर क्रॉस में मेंडल जी बीजों के आकार और रंग को लिए थे, जिसमें से बीजों का आकार था गोला और झुर्रीदार और कलर था पीला और हरा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, लिखा है पीले गोल हरे झुर्रीदार। ये दोनों क्या है, जनक है और इनका क्रॉस करवाया गया है, इनके लक्षणों का क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में क्या मिला, पीले गोल। कलर कौन सा था बीज का, पीला, और शेप कैसा था तो गोला था। वैसे ही आप F2 पीढ़ी भी देख सकते हैं। इस क्रॉस से बने सभी F1 पौधे पीले गोल बीज वाले थे। F1 पीढ़ी में पौधों के बीच संकरण से उत्पन्न F2 में निम्नलिखित संयोजन वाले पौधे उत्पन्न हुए। पीले तथा गोल बीज 9, पीले तथा झुर्रीदार बीज 3, हरे तथा गोल बीज 3 एवं हरे तथा झुर्रीदार बीज 1 एवं हरे तथा झुर्रीदार बीज 1। चूँकि पीला रंग हरे रंग और गोल आकार झुर्रीदार आकार का प्रभावी था, अतः 9:3:3:1 अनुपात में पौधे F2 पीढ़ी में पैदा हुए। F2 पीढ़ी में जो अनुपात था वो क्या था, 9:3:3:1। इस क्रॉस में जो F1 पीढ़ी में मिला था पीला और गोल था, बीज का कलर पीला और जो शेप था बीज का वो गोल था। और जो F1 पीढ़ी के पौधे जब मिले थे जो उनके बीज संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी में क्या मिला था, पीले तथा गोल बीज वाले कितने थे, आप चार्ट में गिन भी सकते हैं, वो 9 थे। और पीले तथा झुर्रीदार जो बीज थे वो 3 थे और हरे और गोल बीज जो थे उनकी संख्या भी 3 थी और हरे झुर्रीदार जो बीज थे उनकी संख्या 1 थी। जैसा कि हमने बताया है कि पीला प्रभावी कलर है जबकि हरा अप्रभावी कलर है। तो पीला रंग हरे रंग पर और गोल आकार झुर्रीदार आकार पर प्रभावी था, इसलिए अनुपात जो आया था वो क्या आया था, 9:3:3:1 का, जो कि F2 पीढ़ी में पैदा हुए थे, दूसरी पीढ़ी में। मेंडल के वंशागति नियम। मेंडल के वंशागति नियम की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। अब हम जानेंगे मेंडल के नियम की जो पुनः खोज हुई थी कौन से वैज्ञानिक के थे। सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से आनुवंशिकी के सिद्धांतों की पुनः खोज की जिस पर पहले से मेंडल ने कार्य किया था। इनका नाम है, ये तीनों वैज्ञानिक 1900 में स्वतंत्र रूप से आनुवंशिकी के सिद्धांतों पर पुनः खोज किए थे, जो पहले ही मेंडल इस पर कार्य कर चुके थे। और ये तीनों वैज्ञानिक हैं हालैंड के ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज का नाम आपने सुना ही होगा। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये हालैंड के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के कार्ल कारेंस, जो जर्मनी के कार्ल कारेंस थे, ये पुनः खोज किए थे मेंडल के नियम का। ऑस्ट्रिया के एरिच वॉन एसरमांग, ये तीनों ही वैज्ञानिक क्या किए थे, मेंडल के नियम की पुनः खोज किए थे, पर इन नियमों पर मेंडल पहले ही कार्य कर चुके थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। मटर का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सेटाइवम है। यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है, मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम। यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब हम जानेंगे आनुवंशिकता का जो क्रोमोसोम सिद्धांत था उसके बारे में। क्रोमोसोम के बारे में जानकारी होने के बाद वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोवेरी ने सिद्ध किया कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा ही होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम के व्यवहार का अध्ययन करने पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। क्रोमोसोम के बारे में जानकारी होने के बाद सटन और थियोडोर जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने सिद्ध किया कि क्रोमोसोम का व्यवहार जो है वो जीन जैसा ही है।
और ये समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम के व्यवहार का अध्ययन करने पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। जो कोशिका विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोम का व्यवहार अध्ययन करने पर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा कहना था सटन और थियोडोर का। आप इमेज में देख सकते हैं सटन और थियोडोर को। मेंडल के नियमों को सटन एवं बोवेरी ने क्रोमोसोम की गतिविधि से समझाया। मेंडल के जो नियम थे उसको समझाने का एक अलग तरीका अपनाए थे सटन और बोवेरी। उसको क्रोमोसोम की गतिविधि, जो क्रोमोसोम की गतिविधियां थी उसके माध्यम से समझाने की कोशिश किए थे मेंडल के नियमों को। जीन के समान क्रोमोसोम भी युग्म के रूप में रहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि जीन के समान ही क्रोमोसोम के भी युग्म रहते हैं। एक जीन के दोनों एलील समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर अवस्थित रहते हैं। एक जीन के दोनों एलील होते हैं समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर स्थित रहते हैं। अपने तर्क में सटन एवं बवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम के जोड़े का अलग होना अपने में मौजूद जीन या कारकों के विसंयोजन का कारण है। इस प्रकार क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ मिलकर आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो ये सटन और बोवेरी थे, ये क्या कह रहे थे कि क्रोमोसोम के जोड़े जो अलग होते हैं ये अपने में मौजूद जीन या कारक के विसंयोजन के कारण होते हैं। और इस प्रकार क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ मिलाकर आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। और ये जो विसंयोजन का सिद्धांत था, ज्ञान था, इसको क्या किए थे ये लोग मेंडल के सिद्धांत के साथ मिलाकर आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ये सब किया कौन था? सटन और बोवेरी ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने साथियों के साथ फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर अपने खोज से आनुवंशिकता के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रयोग द्वारा सत्यापित किया। थॉमस हंट मॉर्गन और इनके साथी मिलकर क्या किए थे, जो फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला, उसका प्रयोग किए थे क्रोमोसोम सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए। फल पर लगने वाली मक्खियों को आसानी से प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जो फल पर लगने वाली मक्खियाँ होती हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम माध्यम से इन्हें विकसित किया जा सकता है। अपना जीवन चक्र 2 या 2 सप्ताह में पूरा कर लेती हैं। ये जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है इसे प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम से या आर्टिफिशियल माध्यम से विकसित कर सकते हैं और इनका जो जीवन काल था, जो लाइफ साइकिल था, वो कितने 2 सप्ताह में 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है। एवं एक बार में जनन के बाद विशाल संख्या में संतति मक्खियों को पैदा करती हैं। और ये क्या करती हैं, एक बार जनन के बाद ये क्या करती हैं, अधिक संख्या में संतति मक्खियों को पैदा करती हैं। अधिक संख्या में मक्खियों को पैदा करती हैं ये। इसमें नर एवं मादा की पहचान सहजता से की जा सकती है। इससे इनकी जो संतानें होती हैं इनमें जो नर और मादा हैं उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके साथ साथ इनमें आनुवंशिकी विविधताओं के भिन्न भिन्न प्रकार पाए जाते हैं। इसके साथ क्या होता है, आनुवंशिकी विविधता, आनुवंशिक जो विविधता होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आगे क्या कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी की कम क्षमता में इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इन्हीं सब फायदों के चलते फ्रूट फ्लाई को आनुवंशिक प्रयोग के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। अगर सूक्ष्मदर्शी की कम क्षमता है तब भी इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और इन्हीं सब फायदों के चलते क्या हुआ था, फ्रूट फ्लाई को आनुवंशिक प्रयोग के लिए लिया गया और इसे बहुत उपयुक्त माना भी गया। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रोसोफिला मक्खी थी इसको पहले तो प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम से विकसित कर सकते थे, बना सकते थे। और इनका जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ साइकिल है, वो कितने सप्ताह में बहुत कम सप्ताह में कंप्लीट हो जाती है, 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाती है। और ये एक बार जनन के बाद क्या करती है, कई मक्खियाँ, बहुत अधिक संख्या में मक्खियों को पैदा करती हैं। और इसमें कौन सी मक्खी नर और कौन सी मक्खी मादा है इसकी पहचान भी आसानी से की जा सकती है। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई थी ड्रोसोफिला मक्खी। इसलिए हंट मॉर्गन और इनके साथी जो थे इन्होंने इसी को उपयोग में लिया था, इसी मक्खी को उपयोग में लिए थे आनुवंशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। इस सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए इसलिए इस सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए
ड्रासोफिला मक्खी को प्रयोग में लिए थे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।